नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश में कोरोना की स्थिति, संक्रमण की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि ठीक होने वालों की संख्या भी दोनों रिकॉर्ड बना रहे हैं। ये संक्रमित लोगों की जो संख्या है वो भी नए रिकॉर्ड बना रही है और ठीक होने वालों की भी नए रिकॉर्ड बना रही है। लेकिन फिर भी जो स्थिति है उसमें ऑक्सीजन की कमी है, हॉस्पिटल बेड की कमी है, दवाइयों की कमी है, लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। एक तरफ लोग इस महामारी से जूझ रहे हैं, उससे बचने का, उससे ठीक होने का या उससे बचे रहने का उपाय कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक तबका है जो एक मुकदमा चला रहा है। मुकदमा चला रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। इस तबके का मानना है कि उसका कहना है कि देखो, ये जो अस्पताल के बाहर लाइन लगी है, जो ऑक्सीजन की कमी से तुम्हारे परिजन गए हैं, ये जो तुम्हें ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रही है या हॉस्पिटल बेड नहीं मिल रही है, दवा नहीं मिल रही है, इन सब के लिए सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार है और उसका नाम है नरेंद्र मोदी। तो उसके खिलाफ हो जाओ, उस पर सारा दोष डालो, उसे जिम्मेदार ठहराओ। देखिए, किसी देश का प्रधानमंत्री जो भी देश में हो रहा है उसकी जिम्मेदारी, जवाबदेही से कभी बच नहीं सकता। ये एक संवैधानिक स्थिति है जो सार्वजनिक जीवन में सबको निभानी पड़ती है। तो इससे कोई भाग नहीं सकता। प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकते कि जो कुछ हो रहा है उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो ये कुछ हो रहा है, जो अभियान चल रहा है, इसके पीछे एक योजना है। देखिए, आम लोगों के मन में भी सवाल है कि आखिर हॉस्पिटल बेड क्यों कम पड़ रहे हैं, क्यों ऑक्सीजन की कमी है, क्यों दवाओं की कमी है। लेकिन उनकी जिज्ञासा ये निश्चल है। ये वो सिर्फ जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है, क्या परेशानी है, क्या परिस्थिति है। लेकिन ये लोग जो बात कह रहे हैं उसके पीछे छल है। मेरा विरोध इसी छल से है। आप जानना चाहें, आप जिम्मेदारी तय करना चाहें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो कौन जिम्मेदार है, कौन नहीं? क्या प्रधानमंत्री सिर्फ जिम्मेदार हैं? क्या राज्यों के मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं? क्या हम आप भी जिम्मेदार हैं? ये सब बातें जो है, ये विमर्श चलता रहेगा। मैं आज आपको 7 दृश्यों के माध्यम से ये बताने की कोशिश करूँगा कि कौन क्या कह रहा था पिछले 3 महीने में और कौन क्या कर रहा था। आपके सामने स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। तो पहला दृश्य देखिए। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है उसके लिए तैयार रहो। और ये कब कह रहे हैं? 23 फरवरी को। सितंबर से कोरोना के केस सितंबर 2020 से घटने लगे थे। जनवरी में विशेषज्ञ कहने लगे थे कि अब हर्ड इम्यूनिटी पर छोड़ देना चाहिए। राज्य सरकारें जो उन्होंने इस दौरान कोविड की पहली लहर के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए थे मेडिकल के, वो धीरे धीरे डिसमेंटल करने लगी कि अब ज़रूरत नहीं है, कोई मरीज़ नहीं आ रहा है, खाली पड़े हैं, तो इनका कोई इस्तेमाल नहीं है, तो इनको बंद करो। उस समय 23 फरवरी को प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नहीं, दवाई भी कड़ाई भी, और इससे लड़ने के लिए तैयार रहो। मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर मेडिसिन्स तक, वेंटिलेटर से लेकर वैक्सीन तक, साइंटिफिक रिसर्च से लेकर के सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर तक, डॉक्टर से लेकर के एपिडेमियोलॉजिस्ट तक, हमें सभी पर ध्यान देना है ताकि देश में भविष्य में किसी भी स्वास्थ्य आपदा के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहें। अब आइए 1 मार्च को असम में, उस समय 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे थे, असम भी उसमें था। असम में कांग्रेस की राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका गांधी चुनावी दौरे पर गई थी। और आप ये वीडियो देखिए। इसमें
वो टी गार्डन में काम करने वाली महिलाओं के साथ नाच रही हैं। कोई हर्ज नहीं है नेता जाए, लेकिन कोरोना चल रहा है। याद रखिए, यही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा सवाल उठा रहे हैं। उनके चेहरे पर कोई मास्क नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग की कोई कोशिश नहीं है, लेकिन सवाल सबसे ज़्यादा उठाने वालों में। अब आइए तीसरे दृश्य पर। 17 मार्च प्रधानमंत्री देश के सारे मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हो रही है, बैठक चल रही है, और मुद्दा क्या है? कोरोना। किसी और मुद्दे पर बात नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि दूसरी पीक शुरू हो गई है, इस दूसरी पीक को, दूसरी लहर को यहीं रोकना पड़ेगा। वो कह रहे हैं अगर आपने राज्यों में नहीं रोका, जो उसके अलावा भी, इस बैठक के अलावा भी बार बार उन्होंने कहा कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाइए और उनसे रोकिए इसको। अगर इसको नहीं रोका तो राष्ट्रव्यापी आउटब्रेक होगा। ये चेतावनी दे रहे हैं 17 मार्च को। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा, और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। जो लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहे थे, उनको पता नहीं चला, उनके लिए है, ये रिकॉर्ड में है, कोई ऐसी बात है नहीं कि उन्होंने चुपके से किसी से कही हो। अब आइए आप चौथे दृश्य पर। तमिलनाडु में भी चुनाव चल रहा था। वहाँ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेता राहुल गांधी चुनाव प्रचार पर थे। तो आप वीडियो में देखिए कि वो क्या कर रहे थे। वो डांस कर रहे हैं, वो पुशअप कर रहे हैं, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, जिसका आरोप चुनाव आयोग पर लगाया जा रहा है, जिसके लिए चुनाव आयोग को एक हाई कोर्ट कह रहा है कि इनके खिलाफ जो है हत्या का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। किसी नेता के खिलाफ नहीं कहा है हाई कोर्ट ने, इनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। ये लोग सबसे ज़्यादा सवाल उठाने वालों में है, फिर कह रहा हूँ। अब आप जो है 5वां दृश्य देखिए। प्रधानमंत्री कोरोना वॉरियर्स की बात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, वो उनके बारे में कह रहे हैं कि देखिए, ये जो हमने पहली लहर में थाली, ताली, घंटी, इसका मोमबत्ती जलाने का कार्यक्रम किया, ये उनके दिल को छू गया। इसीलिए वो साल भर बिना छुट्टी लिए, बिना अपने परिवार की परवाह किए लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। तो उनके प्रति आपका रवैया सहानुभूति वाला होना चाहिए, उनके प्रति आपका रवैया गर्व करने वाला होना चाहिए। कोरोना वॉरियर्स के बारे में कह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री लगातार, मैं ये जो बता रहा हूँ आपको, लगातार आप देखिए कि कोरोना के प्रति सचेत कर रहे हैं, सजग कर रहे हैं लोगों को, और चेतावनी भी साथ में दे रहे हैं कि दूसरी लहर जो है ये भयंकर रूप धारण कर सकती है। हमारे कोरोना वॉरियर्स के प्रति सम्मान, आदर, थाली बजाना, ताली बजाना, दिया जलाना, आपको अंदाज नहीं है कोरोना वॉरियर्स के दिल को कितना छू गया था वो। और वही तो कारण है जो पूरी साल भर वे बिना थके, बिना रुके डटे रहे। तो अभी तक आपने 5 दृश्य देखे। अब छठा दृश्य और 7वां दृश्य दिखाते हैं। इन छठे और 7वें दृश्यों में 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात है, और उन दो राज्य ऐसे हैं जहां संक्रमण की स्थिति कोरोना के सबसे खराब है, मरीजों की संख्या ज़्यादा है, लोगों की परेशानी ज़्यादा है, और पहली लहर में भी इन दोनों राज्यों में स्थिति खराब थी और आज भी है। वो 2 राज्य कौन हैं? आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। एक है महाराष्ट्र और दूसरा है दिल्ली। महाराष्ट्र, जहां पहली लहर में भी मरीजों की संख्या, संक्रमित लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा थी, मरने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा थी, वहाँ दूसरी लहर भी और प्रदेशों से पहले शुरू हुई है। लेकिन आप
मुख्यमंत्री को सुनिए, कोरोना के बारे में पूछे जाने पर उनका किस तरह का रिएक्शन है, किस तरह से जवाब देते हैं, उनके मन में किस तरह का भाव है कोरोना को लेकर और कितने गंभीर हैं, इसका अंदाज़ा आपको लगेगा। बहुत छोटा सा है ये वीडियो, एक बार ज़रा देख लीजिए। ये कोरोना क्या है, क्या चीज़ है कोरोना? कोविड क्या है? ये कोरोना क्या है, क्या चीज़ है कोरोना? कोविड क्या है? तो सुन लिया आपने, ये कोरोना क्या होता है, कोविड क्या होता है। जिस प्रदेश में लोग हलकान हों, परेशान हों, उस प्रदेश का मुख्यमंत्री ये बोल रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उन्होंने क्या तैयारी की होगी, वो कितनी गंभीरता से तैयारी की होगी, लोगों के बचाव के लिए क्या कर रहे होंगे। और ये बात वो 2 अप्रैल को बोल रहे थे। 28 मार्च को आपने प्रधानमंत्री को सुना, कोरोना वॉरियर्स के बारे में बोल रहे थे। 2 अप्रैल को उद्धव ठाकरे ये बात बोल रहे हैं, जबकि फरवरी से वहाँ संक्रमण का दूसरा दौर यानी दूसरी लहर कोरोना की शुरू हो चुकी थी। अब आप आइए 7वें दृश्य पर। 7वें दृश्य में दिल्ली के स्वनामधन्य मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। मैंने अपने जीवन में किसी राजनेता को या किसी सामाजिक जीवन में भी किसी व्यक्ति को इस तरह से रंग बदलते हुए नहीं देखा। कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, किसी बात से पलट सकते हैं, किसी बात का समर्थन कर सकते हैं, उसी बात का फिर विरोध भी कर सकते हैं। वो एक साथ, वो और उनकी पार्टी एक साथ लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट और सेंट्रिस्ट हो सकते हैं, और इनमें से कुछ भी नहीं हो सकते हैं। तो आप अब ज़रा सा 1 मिनट वीडियो सुन लीजिए आप, फिर उसके बाद आगे की बात करता हूँ। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको पूरा जो डेटा हम लोगों ने देखा है उसके हिसाब से ये केसेस तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार ये जो कोरोना की चौथी वेव आई है, ये पिछली वेव से कम सीरियस है। सुना आपने? जब देश में दूसरी लहर की, ये भी बात 2 अप्रैल की है। उधर मुंबई में जो है उद्धव ठाकरे बोल रहे थे, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे थे, और क्या कह रहे हैं? चौथी लहर जो आ रही है। अरे भैया, कहाँ से चौथी लहर आई? अभी दूसरी लहर से निपटे नहीं, इससे निजात मिली नहीं, इससे हाहाकार मचा हुआ है, और चौथी लहर की बात कर रहे हो, कह रहे हैं कि ये जो आ रही है ये पहले वाली से ज़्यादा खतरनाक नहीं है। अब ये चौथी लहर है तो दूसरी तीसरी कब आई थी ये अरविंद केजरीवाल जी को मालूम होगा, हमको आपको तो नहीं पता है। लेकिन इन बातों को हल्के में मत लीजिए, इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि इस इतनी बड़ी महामारी को हमारे मुख्यमंत्री कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। जिन लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराना है, जवाबदेह ठहराना है, ठहराएं। प्रजातंत्र में जो हमारे यहाँ जनतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें देश का प्रधानमंत्री देश में जो कुछ अच्छा बुरा हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार हो सकता है, जिम्मेदार होता है और जवाबदेह भी होता है। उस जवाबदेही और जिम्मेदारी से कोई प्रधानमंत्री नहीं बच सकता, मोदी भी नहीं बचेंगे। लेकिन क्या मोदी इसके लिए जिम्मेदार है, और कितने जिम्मेदार हैं? और फिर मुख्यमंत्रियों का क्या? स्वास्थ्य राज्य का विषय है। हम छोड़ दें कि महामारी के समय में ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए कि ये किसका विषय है, किसका नहीं है, इन झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि प्रधानमंत्री योजना बना सकते हैं, प्रधानमंत्री उस योजना के लिए पैसे दे सकते हैं, प्रधानमंत्री उसे लागू करने के लिए कह सकते हैं, प्रधानमंत्री उसके लिए चेतावनी दे सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री नहीं करें तो प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए? क्या सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए? अगर राष्ट्रपति शासन लगा दें तो फिर हल्ला होगा कि ये डेमोक्रेसी में इनको यकीन नहीं है, ये तो तानाशाह है। तो दोनों तरह से जिम्मेदारी तो उन्हीं पर आती है। मुख्यमंत्री कुछ न करें वो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो देखिए, मेरा ये सब दिखाने का, ये सातों दृश्य आपको जो दिखाया है, उसका ये मकसद कतई नहीं है कि मैं कोई मुकदमा चला रहा हूँ और कोई फैसला सुनाने वाला हूँ। मैं अपनी ओर से कोई फैसला नहीं सुना रहा हूँ, कोई निर्णय नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि डेमोक्रेसी में फैसला सुनाने का अधिकार जनता का होता है, क्योंकि वही जनार्दन है। तो जनता ही तय करेगी, जनता सुनती है, फिर उसको गुनती है और फिर फैसला सुनाती है। तो जनता अभी सुन और गुन रही है, फैसला सुनाने में वक्त है, जब आएगा वक्त तो सुनाएगी भी।
लेकिन मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि जब आप फैसला लें तो आप तथ्यों को ध्यान में रख कर लें। आप किसी बहकावे में या किसी प्रोपेगेंडा में आकर कि देश के खिलाफ विदेशों तक जाकर जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि जैसे हिंदुस्तान में सब खत्म हो चुका है, अब कुछ बचा नहीं है, तो स्थिति खराब है, बहुत खराब है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। स्थिति को सुधारने की ज़रूरत है, लेकिन संकट में जब साथ होते हैं लोग तो संकट कम हो जाता है, और जब सुख में लोग साथ होते हैं तो सुख बढ़ जाता है। मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास है गोदान, उसमें उन्होंने लिखा है सुख आए तो लड़ लेना, पर दुख तो साथ रोने से ही कटता है। लेकिन अपने देश में एक तबका है जिसका ये मानना है, जिसका ये विश्वास है, और जो ये करता भी है कि जब सुख आता है तो रोता है और जब दुख आता है तो लड़ता है। तो इस समय लड़ाई चल रही है। ये तबका लड़कर अभी फैसला कर लेना चाहता है कि वो जो सोच रहा है, वो जो मानता है, सिर्फ वही सही है और वो सही साबित किया जाना चाहिए और स्वीकार किया जाना चाहिए। तो इसलिए वो इस कोरोना की आपदा में, इसमें जो है आफत में एक अवसर देख रहा है अपने एजेंडा को पूरा करने का। तो मेरा ये सब बताने का आपसे मकसद सिर्फ इतना है कि आप इस तरह के प्रोपेगेंडा में मत आइए, इस तरह के प्रचार में मत आइए, ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहिए और अपने विवेक के आधार पर, अपनी जानकारी के आधार पर, तथ्यों के आधार पर फैसला कीजिए। जो भी फैसला होगा आपका वो सही होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जाते जाते एक बार फिर कह दूं कि इस चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।